आपकी क्लास टेस्ट जो फिजिकल वाले उनकी फिजिकली होगी, तो आपका जो जो ऑनलाइन वाले उनकी ऑनलाइन होगी। 2:30 बजे आपकी टेस्ट होगी 2:30 पे। ठीक है, तो आप अपनी जो फिजिकल वाले वो आंसर शीट अपनी ले आइएगा। बाकी जो ऑनलाइन वाले हैं उनको पहले ही जो है वो कोड मिला हुआ है, तो आपका टाइम जो है टेस्ट का वो है 2:30 बेटा। ठीक है, तो जो देना चाहे टेस्ट वो आ जाए, जो नहीं देना चाहता वो उसकी मर्जी है। ठीक है, जबरदस्ती है नहीं। तो देखिए बेटा, आप जो चाहिए अलग है पेयर चैपन चाहिए, पेयर चैपन वाला चाहिए अलग है। अलग है को बोलो है। तो देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे लेंजेस लॉ के बारे में। लेंजेस लॉ यही भी ही 5 है, ही प्यो है ये। ये हमारा 3 क्लास ही है यार, नहीं करें। आवाज अच्छे पे आ रहा। तो देखिए बेटा, आज डिस्कस करेंगे हम लेंजेस लॉ के बारे में। लेंजेस लॉ को पढ़ने से पहले एक आप जो है वो बात ध्यान में रखें कि जैसे मैंने आपको ग्रेविटी के अंदर भी एग्जांपल दिया था कि जब आप वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो तो वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये पेन ग्रेविटी की वजह से ही ऊपर जाए? ऐसा हो सकता है बेटा? खुद ब खुद तो नहीं जाएगी ना पेन को। अगर ये खुद ब खुद जाती है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जब आप वर्क करोगे तो आपका वर्क ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी जाएगा। अगर मैं वर्क न करूं और इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो ये बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है कि हमने वर्क नहीं किया, हमने कोई और एनर्जी नहीं दी और इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, तो लेंजेस लॉ कहता है कि ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी ट्रू है। ठीक है, जब तक आप वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं करोगे तब तक आपका वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं जाएगा। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो हम पढ़ेंगे या सीखेंगे लेंजेस लॉ के अंदर बेटा। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है बेटा, इसको देखें। अब ये जो लेंजेस लॉ होता है बेटा, आप कहोगे लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ इज in accordance with law of conservation of energy, law of conservation of energy। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कौन सा है, तो हम कहते हैं कि ये कौन सा है?
लेंज़ेस लॉ है। और ये लेंज़ेस लॉ जो होता है, लेंज़ेस लॉ tells us about direction of induced करंट। बेटा जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कौन बताता है? लेंज़ेस लॉ बताता है। अब इसकी स्टेटमेंट है, किताब को ले ले। देखिए इसकी दो स्टेटमेंट्स हम करते हैं बेटा। पहले मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या है बेटा। पहले 2-3 पॉइंट्स इसकी लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड current always flows in such a way, in such a direction as to oppose the change, या इसको कभी कभी काज भी कहा जाता है, change which is giving rise to it। बेटा क्या मतलब है बेटा इसका? आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए बेटा ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट जो होता है, जब किसी भी कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, जरूरी नहीं है कॉइल के अंदर हो या जरूरी नहीं है कंडक्टर के अंदर हो, कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जब इंड्यूस्ड करंट बनता है तो वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस काज को अपोज करता है जिस काज की वजह से वो बन रहा है। इसको आप इनर्शिया की सूरत में भी ले सकते हैं। जिस तरह से इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया अपनी स्टेट को बहाल करने की कोशिश होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे तो वो उस मूव करने की कोशिश को अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, आप उसको एक्सीलेट डिसलेट करना चाहोगे तो वो एक्सीलेट और डिसलेट करने की कोशिश को अपोज करेगी। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इनर्शिया भी आप इसको कह सकते हैं कि जब आप किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज करोगे तो उस कॉइल के अंदर करंट बनेगा, तो कॉइल की कोशिश होगी कि उस काज को रोका जाए जो उसके अंदर करंट बना रहा है। ठीक है, सिंपल से सिंपल लेंज़ेस लॉ का मकसद ये है कि जब आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट बनेगा, उस करंट की कोशिश होगी कि जो काज है, काज कौन सा है? मोशन है, इस मोशन को रोका जाए। जैसे कोई कॉइल होती है, उसमें जब हम फ्लक्स बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स के बढ़ाने से जो उस कॉइल के अंदर करंट बनता है, उस करंट की कोशिश होगी कि इस फ्लक्स के बढ़ने को रोका जाए। ठीक है, ये इनर्शिया की तरह एक चीज है कि जिस तरह से इनर्शिया जो होती है उसकी कोशिश होती है कि हमेशा उस काज को अपोज किया जाए जो काज उसको राइज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर
इंडक्शन की वजह से करंट बनता है, तो उस बनते हुए करंट की हमेशा ये कोशिश होती है कि उस काज को अपोज किया जाए जिस काज की वजह से वो बन रहा है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स के बढ़ने को अपोजिशन आएगी, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स के कम होने को अपोजिशन आएगी। और जब तक अपोजिशन नहीं आएगी तब तक हमारा किया हुआ वर्क एनर्जी में नहीं जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि अपोजिशन जरूरी है। आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हो तो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल पे, आप अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जाते हो तो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल में। तो अगेंस्ट आप यहाँ पे जाओगे तो ही पोटेंशियल एनर्जी, तो ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अब कैसे बनेगी इसको देखें बेटा। सपोज करें कि ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा, ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा। अब ये कॉइल है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बेटा n है, ठीक है। ये इस तरह से बेटा इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, ये इसके नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा n। ये बेटा लोड रेजिस्टेंस है RL। अब सपोज करें बेटा कि ये मैग्नेट है, सपोज करें बेटा ये बार मैग्नेट है। अब ये इसका नॉर्थ है और ये साउथ है। सपोज करें नॉर्थ को मैं इस तरह मूव करवाता हूं बेटा। अगर बेटा इसको नॉर्थ को मैं इस तरह से मूव करवाऊं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स बढ़ेगा। बेटा ये नॉर्थ जब इस कॉइल की तरफ जाएगा तो इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। और फ्लक्स के बढ़ने से इस कॉइल में करंट बनेगा बेटा। और अगर इस कॉइल में करंट बनेगा तो ये कॉइल खुद क्या हो जाएगी, खुद मैग्नेट होगी। जब ये कॉइल खुद मैग्नेट होगी तो इसका एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। एक नॉर्थ होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, साउथ होगा। क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जब किसी भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने से उसमें ईएमएफ बनती है। ये मैग्नेट मूव करेगा, मैग्नेट के मूव करने से कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल के अंदर फ्लक्स अगर चेंज होता है तो कॉइल के अंदर करंट बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी और कॉइल खुद भी मैग्नेट बन जाएगी। क्योंकि किसी भी कॉइल के अंदर जब करंट होता है तो ये सोलिनॉइड है बेटा, सोलिनॉइड क्या बन जाता है, मैग्नेट बनता है। अब सपोज करें कि ये साउथ बनता है और ये नॉर्थ बनता है, ठीक है। सपोज कर लिया कि हमने ये साउथ बनता है, ये नॉर्थ बनता है। अगर ये साउथ बनता है तो मैग्नेट के ऊपर हमारे वर्क करने की जरूरत होगी। देखिए हमने मूव करवाया, हमारे मूव करने के बाद करंट बना, जैसे करंट बना तो ये क्या बन गया, साउथ। ये साउथ बना तो इसने अब तो खुद ब खुद क्या करेगा, खुद ब खुद इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा। अब फिर हमारे वर्क की क्या जरूरत है, ये मैग्नेट खुद इसकी तरफ जाएगा और फ्लक्स चेंज होगा और इसमें करंट बन जाएगा। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट खुद ब खुद दौड़ता कॉइल की तरफ जाए, फ्लक्स चेंज हो जाए और बगैर किसी एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। लेंज़ेस लॉ कहता है अगर आप नॉर्थ को मूव करवाओगे ना तो सामने कॉइल का फेस आउट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साउथ हुआ तो फिर आपकी क्या जरूरत है, ठीक है। फिर तो वो जो होगा वो मैग्नेट खुद ब खुद दौड़ता जाएगा उसकी तरफ, फिर खुद ब खुद दौड़ता जाएगा तो विदाउट इनपुट एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाएगा, आउटपुट एनर्जी मिल जाएगा। ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, और ये इनर्शिया के रूल के भी खिलाफ है।
कि ये कॉइल जैसे खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज करवा रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इनर्शिया का रूल भी कहता है कि इस कॉइल को यहाँ पे अपोज करना है, और लॉजिक भी कहता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि इस कॉइल को यहाँ पे अपोजिशन देनी है, क्योंकि साउथ तो नहीं बन सकता। अगर साउथ नहीं बन सकता तो लॉजिकली क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा ना, क्योंकि साउथ अगर बनता है तो सारे लॉज की वायलेशन हो जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये हो जाएगा कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा नॉर्थ, ठीक है। आप कहोगे ये बनेगा नॉर्थ और ये क्या बनेगा, साउथ। अब अगर ये नॉर्थ को आप मूव करवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन फेस करनी पड़ेगी। आप मैग्नेट को मूव करोगे और ये इंड्यूस्ड करंट, ये नॉर्थ किसने बनाया है बेटा, कॉइल का नॉर्थ हमने नहीं बनाया। कॉइल का नॉर्थ किस वजह से बनता है, इंड्यूस्ड करंट की वजह से। मींस इंड्यूस्ड करंट जो होगा, अगर आप नॉर्थ को इस तरफ ले आओगे तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि कॉइल के फेस को क्या कर देगा, नॉर्थ कर देगा, और नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब आप अपोजिशन के खिलाफ जब मैग्नेट को ले जाओगे ना, तो आपका वर्क किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चला जाएगा। और इसीलिए लेंज़ेस लॉ कहता है कि फेराडे के लॉ के अंदर नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाई है कि नेगेटिव साइन जो फेराडे के लॉ के अंदर है ना, वो इसी वजह से है। तो आप कहोगे कि नेगेटिव साइन इन फेराडेज लॉ is due to opposition बेटा। ये अपोजिशन के, इंड्यूस्ड करंट की अपोजिशन की वजह से होता है। आप समझ गए बेटा इसको, कि ये इसका नॉर्थ जब मूव करता है तो इसका नॉर्थ बनना जरूरी है, अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेटा लेंज़ेस लॉ कहता है कि जब आप नॉर्थ मूव करवाओगे तो पहली पॉइंट ये होती है, इफ नॉर्थ पोल मूव्स टुवर्ड्स कॉइल देन फेस ऑफ कॉइल becomes north pole due to anti-clockwise current बेटा, anti-clockwise करंट बेटा, एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से, ठीक है। ये बनेगी पहली पॉइंट बेटा। अब इस तरह से करते हैं बेटा कि अगर इस तरह से हमारे पास बेटा, इस तरह से अगर करते हैं बेटा कि अगर नॉर्थ पोल अवे मूव करता है बेटा, इस तरह से, अगर यही कॉइल है, इसके अंदर अगर नॉर्थ पोल अवे मूव करता है बेटा, लोड रेजिस्टेंस होती है बेटा। अगर नॉर्थ पोल अवे मूव करता है बेटा, अब नॉर्थ पोल अगर अवे मूव करता है, अब अगर ये मैग्नेट अवे मूव करता है तो नॉर्थ पोल भी कॉइल से क्या करेगा बेटा, अवे मूव करेगा। अब अगर ये अवे मूव करेगा और ये नॉर्थ ही रहता है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करके खुद अवे कर देगा। खुद अवे कर देगा तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, और खुद ब खुद इसमें करंट क्या हो जाएगा, बने, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अभी स्टिल ये नॉर्थ रहा ना, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देगा, और ये मैग्नेट खुद ब खुद अवे मूव करेगा। खुद ब खुद अवे मूव करेगा तो इसमें फ्लक्स खुद ब खुद कम होगा, और ऐसे खुद अगर कम होगा तो फिर यहाँ पे बगैर इनपुट के क्या हो जाएगा, फिर करंट बने, ऐसा भी नहीं होगा। तो लेंज़ेस लॉ कहता है जब ये इसको अपोज करना है,
तो जब ये नॉर्थ अवे जाएगा तो जाहिर सी बात है कॉइल के हाथ तो है नहीं कि वो मैग्नेट को पकड़ लेके, भाई नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। तो ये क्या करेगा, ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, ठीक है। अब ये साउथ बन के इसकी बैकवर्ड मोशन को रोकेगा। पहले ये नॉर्थ बन के फॉरवर्ड मोशन को रोक रहा था, अब ये साउथ बन के बैकवर्ड मोशन को रोकेगा, क्योंकि जब तक ये अपोजिशन नहीं आएगी तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अपोजिशन आएगी, अगर अपोजिशन नहीं आएगी तो ये करंट खुद बनेगा विदाउट एनी इनपुट एनर्जी। अगर करंट बनता है तो ये अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। टॉपिक तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये डिमांड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ये डिमांड है कि अपोजिशन आए। अगर अपोजिशन नहीं आएगी, इनर्शिया के रूल की भी ये डिमांड है कि इनर्शिया का रूल भी यही कहता है कि अपोजिशन आएगी तो ये होगा, अपोजिशन नहीं आएगी तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये होता है कि आप कहोगे कि इफ नॉर्थ पोल moves away from coil, then face of coil becomes south pole due to clockwise current to oppose backward motion, ठीक है, to oppose forward motion, ठीक है। ये होती है फॉरवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए, ये किस वजह से होता है, बैकवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए। देखें यहां से ये आता है कि हमेशा इंड्यूस्ड करंट उस काज को रोकने की कोशिश करता है जो काज उसको बना रहा होता है। देखें यहाँ पे फॉरवर्ड मोशन काज है, अगर ये फॉरवर्ड मोशन नहीं होती तो फ्लक्स नहीं बढ़ता। इस इंड्यूस्ड करंट के बनने का जो काज है वो कौन सा है, फॉरवर्ड मोशन। तो ये फॉरवर्ड मोशन को रोक रहा है, मींस इंड्यूस्ड करंट की हमेशा ये कोशिश होगी अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया कि वो उस काज को अपोज करे जो काज उसको राइज कर रही। तो जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, अगर नॉर्थ फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इंड्यूस्ड करंट अपनी कॉइल को नॉर्थ बना के उसकी फॉरवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है। जब नॉर्थ अवे जा रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का काज है फ्लक्स का कम होना, क्योंकि नॉर्थ अवे जाएगा फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट साउथ बना के उस काज को अब अपोज कर रहा है। यही सिचुएशन आप इसको इस तरह भी लिखते हैं बेटा, आप इसको इस तरह भी लिखते हैं बेटा कि नॉर्थ एन होता है ना बेटा, इस तरह से कि आप इसको बेटा इस तरह से करते हैं कि ये होता है बेटा, इस तरह से हम एन लिखते हैं बेटा। ये एन जो हम लिखते हैं बेटा, ये इस तरह से अगर एन के एरोस बनाए तो एन के एरोस क्या बन जाते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एस के एरोस बनाए बेटा तो एस के एरोस क्या बन जाते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये देखें यहाँ पे करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे करंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है। तो ये सैंपल्स भी दी जाती है। एस के एरोस बनाओगे तो खुद ब खुद क्लॉकवाइज बन जाएंगे, मींस जहां पे करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ बनेगा, और एन के एरोस बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। और यही होता है बेटा। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं कि इफ साउथ पोल मूव्स
towards beta, then face of coil becomes साउथ पोल बेटा। अगर साउथ पोल जो होता है मूव करेगा तो साउथ पोल होगा। इफ साउथ पोल मूव्स अवे देन फेस ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल। पोजीशन देनी है, ठीक है। नॉर्थ वाले हमने कर लिए, साउथ वाले भी इसी सेम रूल के ऊपर। अगर साउथ इस तरह जाएगा ये साउथ बनेगा, साउथ अवे जाएगा ये क्या बनेगा बेटा, नॉर्थ। अब ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी होता है बेटा, ठीक है। आप कहोगे बेटा स्ट्रेट कंडक्टर इफ स्ट्रेट कंडक्टर cuts magnetic field lines and EMF is induced, then due to induced current it always experiences force in opposite direction, ठीक है। अगर कोई बेटा इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा इस तरह से, अगर स्ट्रेट कंडक्टर को आप इस तरह से मूव करवाओगे तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इसके ऊपर फोर्स किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ लगेगी। अगर ये कंडक्टर राइट की तरफ मूव करवाओगे तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ्ट। अगर ये कंडक्टर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ, ठीक है। तो आप कहोगे इफ कंडक्टर मूव्स अलोंग लेफ्ट देन फोर्स is along right. If conductor moves along right, then magnetic force is along, ठीक है, लेफ्ट बेटा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बेटा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या होती है बेटा, कि बेटा फिनोमेना इन विच EMF is induced in coil due to change of its own flux is called self इंडक्शन। इस प्रोसेस को सिर्फ समझे, बाकी इतनी चीजें नहीं इसके अंदर बेटा। अब ये सेल्फ इंडक्शन होती क्या है बेटा, देखें। सपोज करें बेटा कि हमारे पास एक इस तरह से कॉइल है बेटा, ये आप कह ले बेटा कि ये एक कोर मटेरियल है और ये हमारे पास इस तरह से बेटा एक कॉइल है। ये सपोज करें बेटा ये हमारे पास इस तरह से एक कॉइल है, ये इस तरह से बेटा हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हम एसी करंट देते हैं बेटा।
और मैंने कल आपको बताया था बेटा जो एसी करंट होता है उसके अंदर जो सोर्स होता है वो करंट को बेटा इस तरह से चार्जेस को वाइब्रेट करवाता है। सपोज करें कॉइल है, उसको हमने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया है बेटा। देखिए आप ये कह ले बेटा कि इस एसी सोर्स की बेटा इस एसी सोर्स का पीक वैल्यू करंट की 1 एम्पियर है। तो बेटा हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे ये एसी सोर्स इसमें करंट भेजेगा तो ये करंट बेटा 0 से बढ़ के क्या होगा 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर से क्या होगा 0, फिर इस तरफ 0 से बढ़ के 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर से बढ़ के 0। मीन्स ये करंट इस तरह से इसके अंदर फ्लो करेगा, 0 से बढ़ के 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से कम होके 0, फिर 0 से बढ़ के दूसरी साइड पे 1 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर से कम होके 0। ठीक है, ये इस तरह से होगा बेटा। देखिए ये 1 एम्पियर से करंट कितना होगा बेटा, 1 एम्पियर से करंट 0.1 होगा, 0.1 से 0.2 होगा, 0.2 से 0.3 होगा, और इस तरह से ये करंट बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा 1 एम्पियर होगा। मीन्स सपोज करें ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, तो इसमें करंट 0 से बढ़ के 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, इस तरह से करंट बढ़ना शुरू करेगा बेटा। ठीक है, अब सपोज करें यहां से करंट 0.1 एम्पियर आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी बनी, एक बनी। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर भी बनेगी और क्या बनेगी बेटा बाहर भी बनती है। हमने पढ़ा था ना सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी बनती है बाहर भी बनती है। अगर बेटा यहाँ पे 0.2 हुआ तो दूसरी लाइन बनी, 0.3 हुआ तीसरी लाइन बनी, 0.4 हुआ चौथी लाइन बनी, 0.5 पे पांचवी लाइन बनी, 0.6 पे छठी लाइन बनी, 0.7 पे सातवीं लाइन बनी, 0.8 पे आठवीं लाइन बनी, 0.9 पे 9th लाइन बनी, और जब 1 एम्पियर हुआ तो 10th लाइन बनी बेटा। मीन्स जैसे ये करंट इसके अंदर बढ़ेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना शुरू है, इसके बाहर भी और अंदर। बाहर वाली मैंने नहीं बनाई है, मैं सिर्फ क्योंकि हमने इंडक्शन पढ़नी है, इंडक्शन हमेशा अंदर के फ्लक्स चेंज होने की वजह, बाहर से हमारा ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस एसी कॉइल, अगर हमने इस कॉइल को एसी करंट दिया तो जैसे ये एसी करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाएगी, अंदर भी बढ़ेगी और बाहर भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जो हमने करंट दिया है उस करंट की वजह से जो उस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो उस कॉइल के अंदर चेंज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की नहीं है, ये इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो फेराडे के लॉ ने क्या कहा था, फ्लक्स चेंज हो। फेराडे के लॉ ने ये नहीं कहा था किसी दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो फिर किसी का भी फ्लक्स चेंज हो। इस कॉइल के अंदर इसका कॉइल का अपना फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा ना बेटा, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ रहा है। अब क्या होगा, करंट कम होगा, करंट 1 एम्पियर हुआ 10 लाइनें बनी, करंट अब 0.9 एम्पियर होगा, लाइनें क्या होंगी कम होंगी। फिर इस तरफ आएगा करंट, फिर लाइनों का डायरेक्शन अगर अभी ये है तो लाइनों का डायरेक्शन क्या होगा इस तरह होगा। मींस एसी करंट जिस तरह से कम ज्यादा होगा तो इसके अंदर फ्लक्स भी क्या होगा कम ज्यादा होगा। तो इस कॉइल के अंदर इस कॉइल का अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फेराडे का लॉ कहते हैं फ्लक्स चेंज हो, फिर उसका अपना हो या किसी और का हो। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ऐसी फिनोमिना जिस फिनोमिना के अंदर उस कॉइल के अपने फ्लक्स की वजह से उसमें एक ईएमएफ बने उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ वर्ड ही है कि अपने आप में से ये बने। ठीक है, तो ये होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन।
अब यहाँ पे दो ईएमएफ होंगी, कौन सी? एक वो ईएमएफ जो हमने बाहर से दी, जो इसके अंदर करंट को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, ये एक्सटर्नल ईएमएफ है वो। अब आपके माइंड में दो ईएमएफ कैसे होती है बेटा? दो फोर्सेस भी तो होती है। जब आप ग्राउंड के ऊपर आप किसी भी चीज को इस तरह से घसीटते हो तो आपकी अप्लाइड फोर्स भी होती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है। अब दो फोर्सेस साथ हो सकती है, दो ईएमएफ क्यों नहीं हो सकती? दो बैटरियां भी लगाते हो ना साथ में, दो सेल भी किसी चीज के अंदर लगाते हो ना, तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है कि बाहर की भी ईएमएफ है सर, फिर अंदर की ईएमएफ कैसे होगी? भाई दो चीजें साथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो बाहर की ईएमएफ है ना, ये काज है, ये बाहर की ईएमएफ करंट को चेंज कर रही है। देखिए यहाँ पे जो काज कौन सा है? एक्सटर्नली। अगर यहाँ पे आप बैटरी लगाते, अगर आप बैटरी लगाते तो ये होता नहीं होता, क्योंकि बैटरी क्या देती? स्टेडी करंट देती, और स्टेडी करंट अगर 1 एम्पियर होता तो फ्लक्स क्या होता? कांस्टेंट। तो ये डीसी की वजह से इंडक्शन नहीं होगी यहाँ पे। अगर आप इसको डीसी से कनेक्ट कर दोगे, डीसी करंट स्टेडी देगा, स्टेडी करंट की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ये नहीं बनेगी। किस वजह से बनेगी? एसी की वजह से। या अगर आप डीसी से करना चाहते तो कर सकते, आप डीसी सोर्स कनेक्ट करें और यहाँ पे रियोस्टेट लगा दे। रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टर। आप उसकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा करें, रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगी, डीसी करंट क्या होगा? कम ज्यादा होगा, फ्लक्स क्या होगा? डीसी से कर सकते हैं, लेकिन डीसी के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रियोस्टेट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोसेस समझ गए कि किसी भी कॉइल के अंदर अपने ही फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे दो ईएमएफ होंगी, एक एक्सटर्नल ईएमएफ जो करंट की ड्राइवर है, और दूसरी ईएमएफ जो इसके अंदर बनती है। अब ये दोनों ईएमएफ क्या करेंगी? इनका बिहेवियर क्या होगा? इनका बिहेवियर बताता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ कहता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो उस काज को अपोज करेगी, जो काज उसको राइज कर रहा है। और यहाँ पे काज कौन सा है? यहाँ पे काज एक्सटर्नल ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एक्सटर्नल ईएमएफ को क्या करेगी? अपोजिशन, फ्रिक्शन वाला काम। अप्लाइड फोर्स को हमेशा फ्रिक्शन क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है। तो लेंजेस लॉ कहता है जो यहाँ पे अपने फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो उस काज को अपोज करेगी जो काज उसको राइज कर रहा है। और वो काज कौन सा है? एक्सटर्नल ईएमएफ। जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट बढ़ा रही होगी तो जो अंदर वाली ईएमएफ होगी जो बन रही होगी, वो उस करंट के बढ़ने को क्या करेगी? कम करने की कोशिश करेगी। जब एक्सटर्नल ईएमएफ करंट को कम कर रही होगी तो जो अंदर बनने वाली ईएमएफ होगी वो उस करंट को क्या करेगी? बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसलिए इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है जो यहाँ पे बनती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बैक ईएमएफ, ठीक है। तो आप कहोगे कि if external EMF increases current, then back EMF tends to decrease current beta in accordance with Lenz's law. If external EMF decreases current, then back EMF tends to increase current in accordance with Lenz's law. लेंजेस लॉ के मुताबिक बेटा,
ठीक है, समझ गए इस बात को बेटा। तो ये होती है सेल्फ इंडक्शन। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बेटा। जाहिर सी बात है, बाहर से करंट, बेटा हमने तो फेराडे के लॉ के अंदर तो पढ़ा था कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ क्या है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बेटा यहाँ पे करंट जितनी तेजी से चेंज होगा, फ्लक्स भी उतनी तेजी से चेंज होगा ना। जितनी, अगर यहाँ पे करंट जितनी तेजी के साथ चेंज होगा, उतनी ही तेजी के साथ क्या होगी, ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा। अगर करंट स्लोली बढ़ता है तो अंदर फ्लक्स भी स्लोली बढ़ेगा, अगर करंट स्लोली कम होता है तो अंदर फ्लक्स, बात एक ही है, कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, ठीक है, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहें या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहें, इसमें कोई फर्क। यहाँ पे करंट हम दे रहे हैं इसलिए हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्योंकि जितनी तेजी के साथ चेंज होगा उतनी तेजी के साथ ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये होता है बेटा इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बेटा। यहाँ पे जो एल होता है बेटा, एल को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा इंडक्शन और इंडक्टेंस में फर्क है, इंडक्शन और इंडक्टेंस में फर्क है। इंडक्शन प्रोसेस का नाम है, ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस का नाम है, और इंडक्टेंस एबिलिटी का नाम है। बेटा हर कॉइल होती है ना, अगर ये कॉइल बड़ी है, मैं छोटी कॉइल लूंगा तो छोटी कॉइल के अंदर कम फ्लक्स होगा, बड़ी कॉइल के अंदर ज्यादा फ्लक्स होगा। तो बेटा हर कॉइल के अंदर जो ये बैक ईएमएफ बनती है डिफरेंट बनती है, किसी कॉइल के अंदर ज्यादा बनती है, किसी कॉइल के अंदर कम बनती है। तो किसी कॉइल के अंदर ज्यादा बनती है या किसी कॉइल के अंदर कम बनती है, ठीक है। ये चीज जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिससे हमें पता लगता है कि इसके अंदर ज्यादा बैक ईएमएफ बनेगी या कम बैक ईएमएफ बनेगी। जैसे रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की प्रॉपर्टी है, जिससे हमें पता लगता है इस कॉइल के अंदर जो बैक ईएमएफ होगी वो ज्यादा पैदा होगी या कम होगी। तो आप कहोगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करती है बेटा, डिपेंड आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखता, टाइम ज्यादा हो गया है। आपके बुक में लिखा हुआ है ये डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है। मैं लिख लेता हूं बेटा, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। डायमेंशंस वो नहीं एमएलटी पावर 2 वाले, ये नहीं, डायमेंशन मींस लेंथ और एरिया वगैरह। डायमेंशंस नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर बेटा, के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, डायमेंशन लेंथ विड्थ कितनी है, और इस पे डिपेंड करती है बेटा। और इसका यूनिट जो होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है बेटा, ये होता है बेटा, ये में फिजिकल टू माइनस डेल्टा आई एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। एल हो जाएगा बेटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई बेटा, ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, जिसको कहा जाता है बेटा हेनरी, एच सिंबल है, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस बेटा 1 हेनरी है इफ करंट जो होता है बेटा 1 एम्पियर पर सेकंड बेटा, ये जो है वो 1 वोल्ट बैक ईएमएफ बना है बेटा। अगर किसी भी कॉइल के अंदर बेटा 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो, मींस 1 सेकंड में करंट बढ़ के 1 एम्पियर हो, या 1 सेकंड में करंट कम होके 1 एम्पियर से कम होके 0, और उसमें बैक ईएमएफ कितनी बने 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है 1 हेनरी है, ठीक है। तो 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का मकसद है ऐसा करंट अगर 1 सेकंड में किसी कॉइल के अंदर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो, उसकी वजह से बैक ईएमएफ कितनी बने
1 वोल्ट। हम कहेंगे उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी है, 1 हेनरी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस से हमें ये पता लगता है कि वो कॉइल जो होती है वो कितनी ईएमएफ बैक पैदा कर सकती है। कुछ कॉइल्स होती हैं जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होती है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, बड़ा होता है मींस फ्रिक्शन ज्यादा, कम होता है मींस फ्रिक्शन कम। नेचर ऑफ द सरफेसेस पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। इसी तरह से डिफरेंट कॉइल्स में जो बैक ईएमएफ बनती है वो डिफरेंट बनती है। अब इसका एक और फार्मूला भी कर सकते हैं बेटा। आपको पता है फेराडे का लॉ कहता है कि बैक ईएमएफ होगी डेल्टा, क्योंकि बेटा फेराडे जैसे न्यूटन का लॉ फोर्स के लिए लगा दे फिजिकल टू एमए, कोई भी फोर्स हो, कोई पाबंदी नहीं भाई ये फोर्स वो फोर्स, कोई भी फोर्स है न्यूटन का लॉ लगा दे, मैग्नेटिक फोर्स के लिए लगा दे, मसला नहीं है, न्यूटन का लॉ फोर्स के लिए लगता है। इसी तरह से फेराडे का लॉ किसी के लिए भी लगेगा,